रहीम अस्सलामु अलैकुम, जुमा मुबारक। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज जब सुबह हम आ रहे थे बहुत धुंध थी और मुझे तो डर लग रहा था कि आगे पता नहीं क्या हो जाएगा, कि इतनी धुंध अभी से हो गई है, जीरो विजिबिलिटी हो जाएगी, मुझे तो ये नजर आ रहा था। वैसे इस दफ़ा इस मौसम में ना धुंध ज़रा लेट है और कम है। पिछले सालों में अगर हम याद करें बहुत ज़्यादा हमजा धुंध होती थी, और शुक्र करें कि अभी हम जो है अपने शहरों के अंदर बड़े महफूज हैं। उसकी शायद वजह ये है कि ये जो कोविड की वजह से हमारी ट्रैफिक थोड़ी कम है। आपने नोट किया रोड्स पे ट्रैफिक थोड़ी कम है? ट्रैफिक थोड़ी सी कम है, लेकिन जब ट्रैफिक कम होगी तो वो धुंध देर से छटती है, आपको इस बात का पता है। हाँ। और फिर ये जो रोड है, ख़ास तौर पे हम यहाँ पर जब आ रहे होते हैं रेवन रोड की तरफ, तो इधर तो ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाया करती है। अच्छा। हर साल ऐसा होता है, तो आपने ख्याल करना है। तो अच्छा, हमजा ने बिल्कुल सही कहा है आपको कि बाकी दिनों की निस्बत आज जो है वो धुंध हमें नज़र आई है। हमें एहसास हुआ है कि अच्छा अब धुंध के मौसम का आगाज़ हो रहा है, लेकिन एक और धुंध की भी बात हमने करनी है। मैं इस पे एक चीज़ ऐड कर लूँ कि फोग लाइट्स मैंने गाड़ियों पे नहीं देखी थी। आज जब मैं आ रहा था मैंने नहीं देखा कि गाड़ियों पे फोग लाइट्स लगी हों, तो आप फोग लाइट्स लगवा लीजिए। अच्छा, ठीक है, ये एहतियाती तदाबीर जितनी भी धुंध से बचने के लिए ज़रूरी है वो कीजिए। लेकिन एक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दुखी दिल के साथ, और वो ये है कि मैं यहाँ से निकलूँ ना तो रास्ते में इतनी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हों, अब तो चूँकि वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं और यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं, तो स्टूडेंट्स का रश रोड पे वहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल हो जाता है। हालत लेकिन ये है हमजा कि QSE जो कि आलमी एक इदारा है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी करता है, उसने जो रैंकिंग जारी की है उसमें पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 100 में शामिल नहीं है। और बदकिस्मती की बात यह है कि भारत की 3, मलेशिया की 5, चीन की 6, सऊदी अरब की 2 यूनिवर्सिटियां हैं जो कि पहली 200 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में कंसिडर की गई हैं। पाकिस्तान की जो है 500 यूनिवर्सिटीज़ तक अगर हम आएँ तो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रैंकिंग आई है, जिसमें नस्ट का 355वां नंबर है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज इस्लामाबाद का 370वां नंबर है, 373 नंबर है, और कायद आज़म यूनिवर्सिटी का 454वां नंबर है। और ये हालात हैं हमारे इस वक्त दुनिया में। MIT जो कि एक जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 है, पिछले 9 साल से नंबर 1 है हमजा। स्टैनफोर्ड जो है ये 2nd नंबर पे है, हार्वर्ड जो है 3rd नंबर पे है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 4थे नंबर पे है, और ऑक्सफोर्ड 5वें नंबर पे। फरा, आपने कभी मेरिट लिस्ट देखी है? जब मेरिट लिस्ट लगी होती है 90% से जिस बच्चे के नंबर कम होते हैं उसको तो एडमिशन नहीं मिल रहा होता पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में, खास तौर पर देख लिया फीस कितनी ली जाती है स्टूडेंट वालिदैन से, लेकिन मयार क्या है यूनिवर्सिटीज़ का, वो दे क्या रही हैं, वो जो स्टूडेंट्स डिग्री लेके निकलते हैं उस डिग्री की क्या वैल्यू है, उस डिग्री पे की बेस पे उन्हें मुलाजमत मिलने के मौके क्या हैं, ये सब वो लम्हा फ़िक्रिया है। और फिर देखें जितनी रैंकिंग है हमजा वो सभी टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ऐसी है टेक्नोलॉजी की, क्योंकि रिसर्च ज़्यादा हो रही होती है ना, तो वो रिसर्च को ज़्यादा देख रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जब हमारे नताइज का ऐलान होता है ना, खासतौर पर बोर्ड में, तो हमें नज़र आ रहा होता है बच्चे के सिर्फ 3 नंबर कट गए, बच्चे के सिर्फ 4 नंबर कट गए, लेकिन आगे जाके यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखें तो वो जो बच्चे इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं कि जो इतने नंबर ले रहे हैं उसके बाद भी वो जिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनकी रैंकिंग क्या है? उनकी रैंकिंग नहीं है। और फिर यही वजह है, निज़ाम तालीम के यही सुकम है या नक्स है, जिसकी वजह से फिर हमें नज़र नहीं आते वो साइंसदान। पूरी दुनिया में इतने नंबर लेने वाले बच्चे, और हमें पता चलता है कि ना किसी टेक्नोलॉजी में, ना किसी तहकीक में, ना किसी साइंस में, ना किसी जगह पे हमारा कोई नाम ही नहीं, कोई अवार्ड हमारे हिस्से में नहीं आता साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इवन जब हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की, तो हमारे पास कोई पाकिस्तान के छोड़े मुसलमान साइंसदानों के नाम जो हैं वो भी खाली वहाँ पे दिखाई देते हैं। बस वो हमें जो पता लगता है, खैर उस चीज़ को देखें तो जो एशिया की उन्होंने की है उसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी ने कुछ बेहतरी की है, 54 पॉइंट्स बेहतर हुई है, जो 178वें नंबर पे गालिबन पंजाब यूनिवर्सिटी एशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें रही है। 2 साल पहले 2018 की बात है, ये 232वें नंबर पे। ये लम्हा फ़िक्रिया है, ग्रांट्स मिलनी चाहिए, हमें देखना चाहिए, रिसर्च पे काम बहुत करना चाहिए, क्योंकि दुनिया रिसर्च देखती है कि आपने कमाल क्या किया, कितने बच्चे आपने पास आउट कर दिए, ये कोई भी नहीं देख रहा। तो धुंध जैसे हमजा ने आपसे बात की, और बड़ी धुंध भी छटनी चाहिए, ये धुंध भी छटनी चाहिए। ये इल्म जो एक रोशनी है और इसकी रोशनी हमारी ज़िंदगी को मुनव्वर करनी चाहिए। टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं।
कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू, हुकूमत ने वैक्सीन की दस्तयाबी के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए। मतवक्को कोरोना वैक्सीन की मुल्क की तरसील के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। स्ट्रैटेजी का नाम वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान होगा। कराची में मौसम सरमा आते ही गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, सन्नती पहिया बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। सुई सदरन की जानिब से 1 करोड़ 80 लाख क्यूबिक फिट योमिया सस्ती तरीन मुल्की गैस ना खरीदने का इंकशाफ हुआ। सेहतमंद ग़िज़ाएं सर्दियों को भगाने में फ़ायदेमंद। सेहत बख्श खाना खाने से नज़ला ज़ुकाम, खुश्क खांसी और बुखार से बचा जा सकता है। सर्दियों की सौगात ग़िज़ाओं से ही सर्दी का इलाज करना बेहतर। तो जी जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे अहम मौजू की, वो कोरोना है और कोरोना के साथ अब वैक्सीन जो है। ये अच्छी बात है कि उसका जिक्र हो रहा है और ये बात हो रही है कि मुख्तलिफ ममालिक में जो वैक्सीन है दस्तयाब हो चुकी है। बिल्कुल सही। अब जैसे मुझे अचानक खांसी आई ना, तब बड़ा अलर्ट हो जाते हैं लोग, ये देखकर हम डर जाते हैं। पहले तो बॉम्ब या कोई बुलेट या कोई इस तरह की चीज़, अब खांसी या फ्लू जो है ये भी बहुत बड़ा थ्रेट अलर्ट है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जैसे जैसे कोरोना की हमें पता चल रहा है कि ये कितना मुहलिक है, कितना इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, वैसे ही हमें उसकी वैक्सीन की खबरें जो है मिल रही हैं। और मुल्क में कोरोना के हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू होती लहर, दूसरी लहर के दौरान महज 5 दिन में मुल्क भर में 10 डॉक्टर्स कोरोना के बाइस ज़िंदगी खो बैठे हैं, जबकि 3000 से ज़ायद तिब्बी रज़ाकार जो हैं उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 4 लाख से ज़्यादा हो गई है। ये मजमूई तादाद है जो अब तक हुई, और जबकि मुस्बत केसेस की शरह 8.16% तक पहुँच गई है। और हुकूमत ने मुतवक्के कोरोना वैक्सीन की मुल्कगीर तरसील के लिए हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। वैक्सीन तरसील का जो नाम है वो है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान, जिसके तहत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। और इस ज़मीन में जारी मरासले में कहा गया है कि मतवक्को कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज और मुल्कगीर तरसील जो है ये EPI के सुपुर्द कर दी गई है। हाँ, वो उसके सुपुर्द होगी और उस तरह से वो तरसील हो रही है। और मुल्क भर में मतवक्को कोरोना वैक्सीन जो है इसके लिए अमला EPI ही फराहम करेगा। ये बहुत इफेक्टिव और बड़ा अरसे से ये प्रोग्राम जो है काम कर रहा है, जहाँ पर मुख्तलिफ हिफाजती टीके जो हैं वो लगाए जाते हैं और हिफाजती वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। और वैक्सीन की जो तरसील के लिए लॉजिस्टिक EPI ही फराहम कर रहा है, और वैक्सीन की तरसील के लिए जो खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो भी किए जा रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन मुहिम के लिए सिक्योरिटी SOPs भी वज़ा किए जाएंगे। सिक्योरिटी वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, और कोरोना वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए EPI खुसूसी टीम फराहम भी करेगा। अच्छा, वैसे सिक्योरिटी, इसका मतलब है ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई झगड़ा भी हो जाए इस तरह का कि लोग ये चाहें कि हमें हम पे तकलीफ करी ना हो जाए फरा। एक ये भी तो मेरा ख्याल एलिमेंट मौजूद होगा। दुनिया कितनी अनसेफ एक जगह हो गई है ना, जहाँ पर हमें सिर्फ वायरसेस नहीं एक दूसरे से भी बचना पड़ता है और बचाना पड़ता है। नादरा EPI कोरोना वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करके देगा। मैनेजमेंट सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन, वैक्सीनेशन और रिकॉर्ड पर मुश्तमिल होगा। नादरा वैक्सीनेशन मुहिम का रिकॉर्ड रखने के लिए मोबाइल ऐप भी तैयार करेगा। अच्छा, उसको लिंक कर दिया जाएगा। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपको इल्म होगा कि कितनों को वैक्सीन पहुंच गई है। वो नादरा के पास सारा जो है। लेकिन एक सवाल जो हम सबके जहन में पैदा होता है ना, वो यही होता है कि वैक्सीन नंबर 1 कब आएगी, नंबर 2 वैक्सीन किस किस को मिलेगी, नंबर 3 वैक्सीन कितने की मिलेगी। बिल्कुल। और ये भी कि जी कि जो बरतानिया में वैक्सीन आ गई है, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकती है। टेम्परेचर के ऊपर कुछ बात थी, इसके ऊपर से डॉक्टर ताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बरतानिया में तो वैक्सीन आ गई है, तो पाकिस्तानी इंतजार कर रहे हैं। अगर उधर वैक्सीन आ गई है तो पाकिस्तान में वही वैक्सीन क्यों नहीं आ सकती थी। आपकी बात कुछ टेम्परेचर के हवाले से हमने सुनी थी कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। जी वालेकुम सलाम। बात यह है कि बरतानिया में जो अभी वैक्सीन का अप्रूवल अभी कल ही मिला है और वहाँ पे अब शुरू हो रहा है ये, और उसको इस बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन, ताकि वो बरतानिया की अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। और उसके साथ साथ दूसरे ममालिक ने ऑर्डर किया है उनकी ज़रूरियात को। ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, और ये जो है इसमें टेम्परेचर का इतना मसला नहीं है। ये जो है ये रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर में इस्तेमाल की जा सकती है। टेम्परेचर का मसला जो था वो फाइजर की और मॉडर्ना की वैक्सीन के अंदर है, जो अमेरिकन वैक्सीन है, जिसमें -70 या -80 डिग्री की कोल्ड चेन की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से बरतानिया की वैक्सीन आने में पाकिस्तान में अगर हम ख़रीदते हैं वो तो टाइम लगेगा,
लेकिन यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद यह है कि जो दो चाइनीज़ कंपनीज जिनके साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, उनके साथ पहले से अरेंजमेंट हैं कि जब वो वैक्सीन बड़े पैमाने पे अवेलेबल होती हैं तो वो तरजीही बुनियाद पर पाकिस्तान को मिलेंगी। तो वो कैंसिनो बायो है और एक सिनोफार्म है, तो उससे ज़्यादा उम्मीद है। और ये जो बरतानिया की वैक्सीन है ये बहुत ज़्यादा कामयाब भी नहीं है। इसके जो रिजल्ट्स आए थे पहली दफ़ा 70% था, फिर उन्होंने थोड़ा डोज कम किया तो 90% तक चला गया था। लेकिन कोई अगर 80% भी समझ लें, इसका मतलब है 5 आदमियों को वैक्सीन लगेगी तो 5 में से ऐसा होगा जो प्रोटेक्टेड नहीं होगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें कम से कम 95 से 100% के दरमियान सक्सेस रेट चाहिए, इससे पहले कि वो वैक्सीन हम इस्तेमाल करना शुरू करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे जो हमजा ने सवाल किया उसका मतलब हमने ये खबरें भी सुनी थी कि शायद अमेरिका की तैयार करदा वैक्सीन की बरतानिया में मंजूरी जो है वो दे दी गई है। तो क्या वो वैक्सीन जो है जिसकी बरतानिया ने अमेरिका की मंजूरी दी है, सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ पर जो कैसिनो बायो जो आप कह रहे हैं दूसरी वैक्सीन तैयार हो रही है, हमारी आबादी की ज़रूरत के लिए पूरी है, हमें इतनी क्वान्टिटी में मिलेगी कि हम 22 करोड़ लोगों को जो है प्रोटेक्शन दे सके? क्योंकि अगर एक भी शख्स जैसे आप बकाल आपके नहीं महफूज है तो वो थ्रेट है बाकी बहुत सारे लोगों के लिए, वो उनके लिए खतरा है। तो दूसरी और अगर हमें मंगवानी पड़ती है तो क्या हम भी मंगवा सकेंगे इसी तरह से बाकी ममालिक से वैक्सीन? ये डिपेंड करता है कि कितने पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं और कितने स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में, और कौन कौन से ममालिक से। सबसे पहले तो चाइना अपनी ज़रूरियात को मीट करेगा, उसके साथ साथ फिर दूसरे ममालिक से भी डिमांड्स आएंगी। पाकिस्तान के पास ये एक एडवांटेज है कि क्योंकि हम उनके साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें तरजीह दी जाएगी। तो ये फौरी तौर पे तो आपको, क्योंकि अगर आपके पास 22 करोड़ की आबादी है और अगर आप 15, 16, 17 करोड़ लोगों को भी अगर वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए इतनी बड़े तादाद के अंदर वैक्सीन आने में मेरे ख्याल से कम कई महीने लगेंगे, अभी नहीं आने वाली इतनी जल्दी। ये बिटवीन अप्रैल टू जून के दरमियान मेरे ख्याल से आ सकेगी इस तादाद में। थोड़ी बहुत तो आपको मिल जाएगी लेकिन इतनी तादाद में नहीं मिल पाएगी। अभी हम ओपनिंग में भी डिस्कस कर रहे थे ये एक हमारा मसला कि हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रैंकिंग में उस तरह से नहीं हमें दिखाई देती। अब ये जो वैक्सीन अगर बनेगी तो इसके भी कॉपीराइट्स चाइना के पास होंगे या पाकिस्तान के पास भी होंगे? ये प्रोडक्ट चाइना की मानी जाएगी? और दूसरा फिर हमें बताइएगा क्या हम खुद से लोकल सोच सकते हैं कि हम भी वैक्सीन तैयार करें और अपनी आबादी जो है उसको बहुत सस्ते दामों उसको प्रोवाइड कर सकें या फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिले? जी, ये वैक्सीन जो आएगी ये चाइना की वैक्सीन होगी, कॉपीराइट्स उनकी होंगी। वो सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में कर रहे हैं और उसको करने के पैसे हमें दे रहे हैं और फिर तरजीही बुनियाद के ऊपर हमें मुहैया करेंगे, लेकिन वैक्सीन ये चाइनीज़ ही होगी। पाकिस्तान में अभी तक कोई ह्यूमन वैक्सीन नहीं बनाई जा रही, ना हमने इस तरफ तवज्जो दी है। बच्चों की वैक्सीन भी जो हैं वो भी बाहर से आती हैं, जानवरों की वैक्सीन, पोल्ट्री वैक्सीन हम बनाते हैं। तो इस तरफ बहुत ज़रूरत है कि हम इन्वेस्ट करें, वैक्सीन प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाएं, क्योंकि ये फिर एक स्ट्रेटेजिक सवाल भी है। कल अगर बाहर के ममालिक आपको वैक्सीन देना बंद कर देते हैं खुदा न खास्ता, तो एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। तो इस वजह से हमें इसमें इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। मैंने कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का पहला नेशनल सेंटर फॉर वायरोलॉजी हमने कायम किया है और ये वहीं पे कोविड की टेस्टिंग वगैरह भी हो रही है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये जो है, लेकिन ये एक सेंटर है और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेंटर बनाना काफ़ी नहीं है, सनत को इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को वो फैसिलिटीज़ लगानी पड़ेंगी जहाँ पे वैक्सीन, क्योंकि ख़ास बायोसेफ्टी लेवल की फैसिलिटीज़ होती हैं, वो लगाकर और फिर बड़े पैमाने पे वैक्सीन की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी और हुकूमत को फिर उनसे ख़रीदनी पड़ेगी ताकि वो वैक्सीन जो बना रहे हैं वो फिर बैनुल-अक़वामी तौर पे जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको बंद करके और लोकली ख़रीदना शुरू करें, जैसे कि हिंदुस्तान ने किया था। हुकूमत का एक बहुत अहम किरदार है इसमें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो मुतवक्के कोरोना वैक्सीन की मुल्कगीर तरसील है उसके लिए जो हिकमत अमली तैयार कर ली गई है उस हवाले से कुछ हमें बता दीजिएगा, हमारी रहनुमाई कर दीजिएगा। जी, इसमें सबसे पहले जो है वो जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे लड़ रहे हैं इस वायरस के ख़िलाफ़, पेशेंट जो आ रहे हैं उनके ट्रीटमेंट में हैं इन्वॉल्व, तो सबसे पहले तरजीह उनको दी जाएगी। फिर जो बड़ी उम्र के अफराद हैं जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं उनको तरजीह दी जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैक वही हो रहा है और अमवात भी ज़्यादातर वही हो रही हैं।
और उसके बाद जो बकिया पॉपुलेशन है उसको तरजीह दी जाएगी। तो ये तरजीहात कुछ बनाई गई हैं जो कि वो बहुत मुनासिब और अच्छी तरजीहात हैं और इसी की बुनियाद पर ये डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि अफोर्डेबिलिटी जैसे क्या सब लोगों को मुफ्त फराहम होगी, क्या कोई कीमत मुतय्यन की जाएगी, क्या ये आम फार्मेसी स्टोर्स पर किसी आम ड्रग्स की तरह अवेलेबल होगी कि किसी शख्स को किसी ख़ानदान को लगे कि उनको लगवानी है तो वहाँ जाकर उसको कीमतन ख़रीद कर लगवा सकें, ये तरीका कार भी बता दीजिएगा क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर नज़र आता है इसमें। जी, एक तो ये कि इसके जो प्राइस है, जो अभी आपने बरतानिया की वैक्सीन की बात की, एस्ट्राजेनेका की, उसको वो तकरीबन 2.5 पाउंड की है, तकरीबन $3, लगभग समझे 500-550 रुपए की। जो चाइनीज़ वैक्सीन हैं ये तो वहाँ पे बरतानिया में जो अवेलेबल है, लेकिन जो बाहर वो सप्लाई करते हैं वो शायद 700-800-900 रुपए की हो जाए पर डोज। जो चाइनीज़ वैक्सीन हैं वो भी इसी रेंज में 700-800 रुपए की प्राइस है उसकी, तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है ये वैक्सीन। लेकिन हुकूमत क्योंकि $15 करोड़ हुकूमत ने इन्वेस्ट किए हैं, ये मंगा रहे हैं, तो कोशिश ये है कि ये वैक्सीन मुफ्त में मुहैया की जाए पॉपुलेशन को। और इसमें मेरी एडवाइस तो ये रही है कि आप वही हेल्थ कार्ड जो कि खेती में इशू किए हैं वो सारे सूबे इशू करें और हेल्थ कार्ड्स के अगेंस्ट लोगों को फ्री में ये वैक्सीन मिले ताकि उनके ऊपर कोई माली बोझ ना पड़े। और ये किया जा सकता है अगर हम सब मिलकर इसकी बिल्कुल ठीक है, ये किया जा सकता करें। है। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे से आप बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं फरा और बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान का मंशूर सुनाकर वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। ये बात हम करें सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर की, जिसके शहरी गुज़िश्ता कई साल से पीने के साफ पानी से महरूम हैं। और ये एक ऐसी बुनियादी चीज़ है कि साफ़ पीने का पानी तो मौजूद हो, अगर पीने का साफ़ पानी नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां, और आप सोच सकते हैं कि ज़िंदगी का मयार और वहाँ पे रहने वाले लोगों के हालात जो है वो क्या होंगे। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये तो बुनियादी ज़रूरत है। सज्जाद पाशा से जानते हैं क्या सूरत हाल है। जी सज्जाद, बताइएगा। जी हमजा, फरा पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे हर बार आवाम को रोटी कपड़ा और मकान का मंशूर सुनाकर उनसे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन सिंध का तीसरा बड़ा शहर सखर दरियाए सिंध के किनारे आबाद है। लेकिन यहाँ के शहरियों की बदकिस्मती ये है कि वो गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो पीने के साफ़ पानी से महरूम है। जो पानी शहर भर में सप्लाई किया जाता है वो इंतहाई गंदा और बदबूदार होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सखर के वाटर वर्क्स पर, जहाँ दरिया से पानी जो है वो ज़ख़ीरा किया जाता है और उसके बाद शहर भर में सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर जो पानी ज़ख़ीरा किया जाता है उसमें ना ही फिटकरी लगाई जाती है सही से और ना ही पानी साफ़ करने का केमिकल डाला जाता है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो हम यहाँ आपको ये पानी दिखाएं। ये पानी आप देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी जो है वो वाज़े ऊपर है और इसी तरह से ये पानी यहाँ दरिया से ज़ख़ीरा किया जाता है और ज़ख़ीरा करने के बाद जो है वो शहर भर में सप्लाई किया जाता है। शहरी जो हैं वो यही गंदा और बदबूदार पानी पीने पर जो हैं वो मजबूर हैं। इस पानी को पीने से हेपेटाइटिस समेत जो दीगर अमराज हैं वो भी फैल रहे हैं। मुतअद्दिद बार सखर के शहरियों ने मुंतखब नुमाइंदों से साफ़ पानी की फराहमी का मुतालबा किया है, एहतजाज किए हैं, लेकिन हर बार जो है वो मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से जो है वो आवाम को सिर्फ जो है वो वादे किए गए हैं जो आज तक वफ़ा नहीं हो सके। और यही वजह है शायद कि जदीद दौर में भी सखर के शहरी जो हैं वो गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल ठीक है सज्जाद पाशा, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो सज्जाद ने मास्क लगाया हुआ था, वो तो कोरोना की वजह से लगाया हुआ था। अगर कोरोना ना भी होता तो जितना गंदा पानी था और जितनी बदबू आ रही होगी ना, मास्क ज़रूरी होगा। और मैं तो जी ना परेशान हुई देखकर कि इतना गंदा पानी, और फिर लोग आगाह हैं इस बात से, सियासतदान आगाह हैं और कुछ नहीं किया जा रहा। ये गफलत है, लापरवाही है, कोताही है, जो कुछ भी है मुजरिमाना है, इसलिए कि इसके नतीजे में बहुत सारे लोग, बच्चे और आने वाली नस्लें जो हैं वो बीमारियों का शिकार हो रही हैं। ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिनको हल करना हर एक की ज़िम्मेदारी है, जो भी अवामी नुमाइंदे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं कि ये मसले कभी तो हल हो जाएंगे, जल्द अज जल्द तो हम क्या कहें, कभी तो हल हो जाएंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे।